प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 3 भारत में उद्योग का पार्ट 3 वन आधारित उद्योग के बारे में आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने खनिज आधारित और कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बताए थे। देखिए, वन आधारित उद्योग, आप सभी जानते हैं कि वनों से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती है। तो वनों से हमें विविध प्रकार की वन्य लकड़ियाँ प्राप्त होती है, लाख, गोंद, राख और छाल और विविध प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती है। वन उद्योग देखिए, कागज उद्योग है, फर्नीचर उद्योग और फर्नीचर, माचिस, रबर, रेशम और कपड़ा उद्योग आदि वन पर ही निर्भर करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख वन उपज और लघु और कुटीर उद्योग, मध्य प्रदेश के कौन कौन से वन उपज है देखिएगा। तो मध्य प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास का आधार माना गया है और कुछ उद्योग कृषि एवं वनोपज पर आधारित है। इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उपज और वनोपज के रूप में होती है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का देखिए कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30.74% भाग वन से ढका हुआ है या वन आच्छादित है। और राज्य में वनों में फैली हुई वनीय संपदा दो समूह में बटी हुई है। एक तो प्रधान वनोपज, जैसे कि प्रधान में सागौन, साल, बांस, तेंदुपत्ता और गौण में खैर, हर्रा, बेहड़ा, आंवला, गोंद और भिलमा, ये गौण संपदा है। उसी प्रकार देखिए, एक आपका क्वेश्चन का आंसर है लघु उत्तरी के 5वें का आंसर है कि वन में रहने वाले वनवासी एवं गांव में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इस कमी को वनोपज आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। तब ही संपूर्ण देश क्या होगा, खुशहाल होगा। अब आगे हम देखते हैं कि वन उपज, कौन कौन सी वन उपज हमें प्राप्त होती है। तो हमें बांस प्राप्त हो रहा है, महुआ प्राप्त होता है। हाँ, आप लोग सभी जानते भी हैं कि वन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बांस है, महुआ है, आंवला है, हर्रा है, बेहड़ा है और रीठा, सिकाकाई और लाख और भिलमा। और उसी प्रकार से हमें शहद प्राप्त होती है, गोंद प्राप्त होता है और चिरौंजी मतलब वो है जो कि अपने ऐसे छोटी छोटी गुठलियों में होता है और जो इसका खीर में और मिठाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। अब वन उपज के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले क्या क्या प्रयास हैं, इसे आप विस्तार से देखिए। और ये प्रश्न का उत्तर भी है। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों की स्थापना हेतु क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, आप सुझाव दीजिए। तो क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, देखिए। वित्त की सुविधा, सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो पैसों की आवश्यकता पड़ती है। तो गवर्नमेंट को सरकार को सबसे पहले किसी भी धंधे को डालने के लिए पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए। तो वित्त की सुविधा, उद्योग कोई भी लगाया जाए, कम या अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आदिवासी और वनवासियों को उसकी बहुत कमी होती है, अतः प्राथमिक सरकारी समितियों के माध्यम से ऋण आपूर्ति की व्यवस्था उद्योग स्थापना के लिए आर्थिक सहायता से की जानी चाहिए। फिर आता है कार्यस्थल की व्यवस्था। उद्योग चलाने के लिए उपयुक्त कार्यस्थल की भी व्यवस्था वनवासी स्वयं नहीं कर सकते, इसकी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। तो एक तो वित्त की सुविधा हो गई और कार्यस्थल, जैसे कि पैसा तो मिल गया लेकिन अब स्थान भी तो होना चाहिए कि हम उस स्थान में उद्योग खोल सकें, तो उसको बोला जाता है कार्यस्थल की व्यवस्था। जब कार्यस्थल स्थान भी मिल चुका तो अब तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता होनी चाहिए कि हमें किसी उद्योग को चलाना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो तकनीकी सहायता, इसी प्रकार अच्छे उत्पादन हेतु तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता की पड़ती है। अतः क्षेत्रीय उद्योग की आवश्यकता को देखते हुए तकनीशियनों की भी सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फिर आता है विपणन की व्यवस्था। अब हमने
हमें क्या हो गया, स्थान पैसा भी, वित्त भी की भी सहायता मिल गई, और उसके बाद में कार्यस्थल भी हो गया, तकनीकी सहायता भी मिल गई, और हमने अब उत्पादन भी कर लिया। तो उत्पादन कर लिया तो उसे हमें वितरण करना है, मतलब बेचना है, तो बेचने की भी व्यवस्था सरकार करके दे तो ही सामान कोई बना रहा है तो उसका उपयोग हो सकता है और उसे रोज उपयुक्त मात्रा में पूंजी प्राप्त हो सकती है। तो वनोपज उत्पादित कुटीर और लघु उद्योग उसी शर्त पर सफल हो सकते हैं जबकि उसके उत्पादकों को बिक्री की उचित व्यवस्था हो। माल के बिकने से ही आय की प्राप्ति होती है। अन्य सरकार हेतु मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करती है परंतु उससे वर्ष भर की बिक्री की व्यवस्था नहीं हो पाती है। अतः मेले और प्रदर्शनियों के साथ साथ उसके सरकारी बिक्री स्टोर्स आदि व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर आता है विज्ञापन की व्यवस्था। जब सामान बन गया तो जब तक कि हम उसका विज्ञापन नहीं करेंगे तब तक वो हमारा सामान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि आज का युग विज्ञापन का युग है। हम देखते हैं कि जो कोई भी प्रोडक्ट है तो हम टीवी में, रेडियो में उसका विज्ञापन देखते हैं, उसके बाद में हम खरीदते हैं। तो उसी प्रकार से विज्ञापन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हर उत्पादन की बिक्री और विज्ञापनों के माध्यम से ही होती है। इतना बड़ा उत्पाद होता है उतनी ही अधिक विज्ञापन पर खर्चा होता है, और विज्ञापनों से जहां उत्पादकों और उसकी विशेषताओं की जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, वहीं आकर्षक विज्ञापन क्रेताओं की संख्या बढ़ने में भी सहायता होती है। हमारे कुटीर और लघु उद्योग चलाने वाले उत्पादकों के पास उसकी संस्थाएं नहीं होती, वे विज्ञापन का खर्च नहीं उत्पन्न कर सकते या खर्च नहीं कर पाते। अतः यह दायित्व भी प्रशासन का होना चाहिए कि उसका प्रचार प्रसार करवाए। सरकार मेले प्रदर्शनियों का आयोजन करने का यह प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो भी प्रोडक्ट वन से प्राप्त हो रहा है उसकी बिक्री आराम से संपन्न हो सके। उसी प्रकार हम देखते हैं कागज उद्योग। कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है। वन आधारित उद्योगों में कागज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, और 8वीं शताब्दी से पूर्व और ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में कुटीर उद्योग थे जो कालपी और मथुरा इस कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। भारत में आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के त्रंकुबार नामक स्थान पर स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 100 से अधिक कागज की मिलें थी। अब हम देखते हैं कि कागज बनाने के लिए कौन कौन से कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। और अति लघुत्तरी का प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर भी है। वनों से प्राप्त कच्चा माल और कृषि उपजों से प्राप्त कच्चा माल। तो वनों से प्राप्त 53% कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, कृषि उपजों से 23% प्राप्त होता है, और रद्दी कागज से 15%, और अन्य प्रकार का कच्चा माल 9% प्राप्त होता है। इस प्रकार से कागज का निर्माण किया जाता है। अब हम देखेंगे उद्योगों का केंद्रीकरण। उद्योगों का केंद्रीकरण वहाँ होता है जहाँ पर उसके उद्योग खोलने के लिए पर्याप्त स्थान हो, पर्याप्त स्थान के साथ साथ वहाँ की जलवायु हो, परिवहन की सुविधा हो, कच्चा माल आराम से प्राप्त हो जाए, वहीं पर उद्योगों का केंद्रीकरण होता है। अब देखिए कि देश में कागज उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड और आदि राज्य कागज उत्पादक राज्य हैं। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में नोट छापने का कारखाना है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश नोट छापने का कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है, तो होशंगाबाद में है। अब कागज का उत्पादन किस किस स्थान पर होता है, किन किन राज्यों में होता है, हम उसे देखेंगे। भारत में कागज उत्पादन की दृष्टि से 20वां स्थान पर है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसने 30 गुनी अधिक वृद्धि की है कागज के उत्पादन में। अब देखिए कि कागज उत्पादक राज्य और किन स्थानों पर कागज का उत्पादन होता है। तो प्रश्न लघुत्तरी के प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर है। प्रश्न में बोलता है कि पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं। तो पश्चिमी बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र देखिए, टीटागढ़, रानीगढ़, नौहाटी, कोलकाता, काकीनाडा और बड़ा नगर और शिवपुरी, ये कागज उत्पादक केंद्र हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान पर कागज का उत्पादन होता है, देखिए इंदौर, भोपाल और सीहोर और नेपानगर और होशंगाबाद में। और इसके बाद में आता है हरियाणा,
देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, सीहोर है, नेपानगर है और होशंगाबाद। अब देखिए हरियाणा में है फरीदाबाद, यमुनानगर, चंडीगढ़। इसी प्रकार से तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये कागज उत्पादक केंद्र हैं। अब हम देखते हैं कि उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। उद्योगों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के आर्थिक विकास हेतु औद्योगिक विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया और सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक विकास को चरणबद्ध किया गया। देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, तो निम्नलिखित योगदान है। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और जीवन स्तर उन्नत होगा। यदि उद्योग अत्यधिक मात्रा में खुलेंगे तो प्रति व्यक्ति लोगों को रोजगार मिलेगा, जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। फिर आता है रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होगी और मानव संसाधन पुष्ट होगा। रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होगी। फिर जब रोजगार मिलेगा तो राष्ट्र की आय बढ़ेगी और पूंजी का भी निर्माण होगा और उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था में अन्य खंड कृषि, खनिज और परिवहन में भी प्रगति होगी। जब अत्यधिक मात्रा में उद्योग खुलेंगे तो कृषि से हमें कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त करना पड़ेगा, तो उत्पादन कृषि का भी बढ़ेगा और और खनिज को भी अधिक मनुष्य तलाशेगा और जब अत्यधिक मात्रा में उद्योगों से सामान का निर्माण होगा तो परिवहन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से अनुसंधानों पर बल मिलता है तथा तकनीकी विकास भी होता है। इस प्रकार से हमने आज वनों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल और कागज उद्योग और उद्योगों से होने वाले अर्थव्यवस्था में क्या क्या विकास हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम विविध प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं उन प्रदूषणों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जितने क्वेश्चन आपको बताए हैं इन क्वेश्चनों को उत्तर पुस्तिका में आप नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।